सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों का अभ्यास, जो कि अध्याय संख्या 15 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है बाल विकास के चरण। ठीक है, बाल विकास के चरण और इसको प्रभावित करने वाले कारक। चरण और प्रभावित करने वाले क्या कारक, इस चैप्टर का नाम है और अध्याय 15 है। और इसका हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। ध्यान रखिएगा 90% कोर्स जो है कवर हो चुका है। 90% जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सीखिए और एग्जाम में एकदम तहलका मचा दीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, और सिलेक्शन पक्का है। देखिए हम लोग 2 पब्लिकेशन के बुकों को लेके चले हैं। ठीक है, और कहीं भी बहुत ज़्यादा उसको दोहराने की कोशिश नहीं किया गया है। ठीक है, यूथ कंपटीशन और घटना चक्र की बुक दोनों जो है यूपी लेवल पे बहुत ही फेमस बुक हैं और बहुत ही फेमस प्रकाशन है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो है पूरी की पूरी जो है सफलता मिलने वाली है यहाँ से। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख लीजिएगा। सब कुछ जो है वहाँ पे मुख्य सेविका का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके सीख सकते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का कि बाल बुक विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका तो आपको आंसर दिख ही रहा है कि कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया, मतलब कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। और आपको अब तक रट भी गया होगा, तो 3 में, 4 में, 5 में या 7 में, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। अब तक तो इतना रट जाना चाहिए कि देखिए डॉक्टर जोन्स अर्नेस्ट जोन्स साहब के हिसाब से बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। पहली अवस्था क्या थी? शैशव अवस्था, जन्म से 6 वर्ष। ठीक है, सामान्य रूप से जन्म से 5 वर्ष भी कहते हैं, 6 वर्ष भी कोई कहता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में बांटा गया है 6 से लेके 12 वर्ष। फिर किशोरावस्था में 12 से लेकर 18 वर्ष, और जो है प्रौढ़ावस्था में 18 वर्ष के बाद। ये चारों अवस्थाएं आपको एकदम रट जाना चाहिए। पहले शैशवावस्था, ठीक है, और उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं शैबा, ठीक है, शैबा, ठीक है, कीप्रो, शैबा कीप्रो, मतलब कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। एकदम लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, और इससे कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो है इतना नहीं याद होगा लाइन बाय लाइन, तो इतने से ही कन्फ्यूजन हो जाएगा और एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। मतलब कि देखिए, हम लोगों को तो याद है क्योंकि हम लोग तो सब कुछ पढ़े हैं, मनोविज्ञान भी पढ़े हैं, बायोलॉजी भी पढ़े हैं, IAS PCS का आदमी तैयारी करता है तो सब कुछ पढ़ता ही है। ठीक है, और बीएड बीटीसी भी है, हम लोग का बीटीसी है, तो मनोविज्ञान में हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इस चीज़ को रिविजन किए हैं। लेकिन जो नया है, जिसका बैकग्राउंड ये नहीं है, उसको कृपया करके याद कर लीजिए, नहीं तो ये समस्या क्रिएट करेगा। ठीक है, शुरू में हम लोग को भी समस्या करता था, जब बाद में इस चीज़ का आदमी आदी हो जाता है किसी चीज़ का, तो जो है इतना समस्या नहीं होता है। तो आप भी थोड़ा आदी बन जाइए बार बार रिविजन करके। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कि सिलेबस को जो है कम से कम 10 से 12 बार रिविजन करके जाइए, और वो तभी होगा जब आप 60 नोट्स बनाएंगे। और बिल्कुल इस चीज़ को गांठ मान लीजिए, ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन आजकल होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा प्रश्न पाते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी मतलब कि 1900 से लेके 2000 ईस्वी तक की बात हो रही है। किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी ने मतलब कि किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो क्रो एंड क्रो साहब ने माना है, स्टेनले हॉल ने माना है, कि फ्राइड ने माना है, कि डॉक्टर अर्नेस्ट ने माना है? जो दूसरा होगा उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्रो एंड क्रो साहब ने माना है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने विश्व में 20वीं शताब्दी को क्या माना है? बालक की शताब्दी माना है। बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत आया हुआ प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक। देखिए ऐसे प्रश्न, देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही फेमस प्रश्न है। और आपके एग्जाम में चूंकि आपका बैकग्राउंड मनोविज्ञान नहीं है, तो जानते हैं आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो मनोविज्ञान में फेमस प्रश्न रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को तुम रट जाइएगा। स्टेनले हॉल साहब हैं, कि पेस्टोलॉजी साहब हैं, कि पियाजे साहब हैं, कि वाइगोत्स्की साहब हैं? तो जो तीसरा है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पेस्टोलॉजी साहब हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी साहब को, तथा बाल विकास के जनक जो है स्टेनले हॉल साहब को।
ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। लेकिन बाल विकास के जनक कौन है? स्टेनले हॉल साहब हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब ध्यान रखिएगा, ये बाल्यावस्था है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बाल विकास और ये क्या है? बाल्यावस्था। तो बाल विकास में जो दूसरा स्टेज था वो बाल्यावस्था था। तो बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका देखिए, बाल्यावस्था को मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था के, कौन सा बाल्यावस्था? पूर्व बाल्यावस्था यानी कि संचय काल 6 से लेके 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि परिपाक काल 9 से लेके 12 वर्ष। तो देखिए, पूर्व अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व मतलब कि पहले का बाल्यावस्था, तो पहले का उम्र 6 से लेकर 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 से लेकर 12 वर्ष। और हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि बाल्यावस्था कितने वर्ष का होता है? 6 से लेकर 12 वर्ष का होता है बीच में। तो जो 6 से 3 वर्ष का बीच का है वो क्या है? 6 से लेकर 9 वर्ष के बीच का है वो क्या है? पूर्व बाल्यावस्था है। और 9 से लेकर 12 वर्ष क्या है? उत्तर बाल्यावस्था है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? अब देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? इतना सिंपल प्रश्न है और बिना कंफ्यूजन के आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कोई भी ऐसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष कहिए। बाल्यावस्था कहाँ से होता है? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से लेके ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए कि प्रथम अवस्था क्या है बाल विकास का। तो जो शैशवावस्था होता है वो शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास का प्रथम अवस्था माना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, सभी का विकास दर, सभी बच्चे का विकास दर समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसको आंतरिक कारक और बाह्य कारक मिलते हैं सभी बच्चों को समान रूप से नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यही मुख्य कारण है कि जो भी बच्चे को आंतरिक कारक मिलता है, बाह्य कारक मिलता है, वो दोनों को समान नहीं मिलता है। इसलिए जो है उसका विकास क्या होता है? समान गति से नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये हमेशा हमेशा देखिए, हमेशा लिखा है, कोई जरूरी नहीं है। विकास सभी प्रक्रियाओं में अंतः संबंधी नहीं है, बिल्कुल अंतः संबंधी है। ठीक है, ये भी गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो देखिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन फिलहाल इस कंटेस्ट में सही नहीं है। तो इसका जो है मुख्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सभी अवस्थाओं में शारीरिक एवं मानसिक दर असमान रहती है। ठीक है, शरीर के विकास और मन का विकास क्या रहती है? असमान रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मतलब किससे संबंध नहीं है? मानसिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास समझिए। ठीक है, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से, तो ये क्या हो गया? ये मापन में आ गया, मतलब कि इसको माप सकते हैं। स्मृति का विकास, अवबोधन का विकास, क्षमता और तर्क और निर्णय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? ये सब मन से संबंधित है, आपके बुद्धि से संबंधित है। किसी चीज़ को याद रख पाना यानी कि स्मृति का विकास हो गया, अवबोधन की क्षमता हो गया, तर्क का निर्णय हो गया, तर्क एवं निर्णय हो गया, ये सब मानसिक विकास में। लेकिन शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई जो है किसमें आ गया? ये शारीरिक विकास में आ गया। ध्यान रखिएगा, किसमें आ गया? शारीरिक। स्पेलिंग गलत हो तो थोड़ा ध्यान माफ़ करिएगा, शारीरिक विकास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये शारीरिक विकास से मतलब है, तो ये नहीं पूछा तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। व्यक्ति का वजन और ऊंचाई जो है का संबंध शारीरिक विकास से संबंधित है, जबकि शेष अन्य संबंध मानसिक विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, आगरा में है या वाराणसी में है? तो 8 का उत्तर होगा, हो जाएगा बी, यानी कि इलाहाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला जो है 1947 में प्रयागराज में स्थापित की गई थी और यह इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। नाम बदल गया है, आप जानते ही हैं, योगी जी की सरकार में।
9वां पे आते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, देखिए शिक्षा से तो सब बहुत कुछ लाभ है, लेकिन मेन मकसद क्या है वो आपके 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है आपको। आजीविका कमाना है, कि बौद्धिक विकास करना है, कि पढ़ना और लिखना सीखना है, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो जो 9वां उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में विकास करना है, यही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा जो है विभिन्न उद्देश्यों के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जीवन के सभी आवश्यक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। देखना रखिएगा, आजीविका कमाना भी उद्देश्य है, बौद्धिक विकास भी उद्देश्य है, पढ़ाना और लिखाना भी उद्देश्य है, और सब कुछ किस में आता है, ये सर्वांगीण विकास में ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वांगीण विकास जो है इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, बताइए। तो अंतः संबंध का सिद्धांत से है, कि निरंतरता का सिद्धांत से है, कि अंतः क्रिया का सिद्धांत से है, कि एकीकरण का सिद्धांत से है। तो जो 10वां उत्तर हो जाएगा उसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से है, कि यह विकास कभी रुकने वाला नहीं चीज़ है। विकास में क्या आता है, शारीरिक विकास भी आता है और मानसिक भी आता है। विकास क्या है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है। तो शारीरिक तो जो है एक स्टेज के बाद रुक जाता है, लेकिन मानसिक जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसी को कहा जाता है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली, कभी न रुकने वाली, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है शारीरिक एवं मानसिक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आगे भी गया कि सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कुछ नियमों के द्वारा प्रतिपादित होता है। विकास को निम्नलिखित प्रक्रिया इस प्रकार आकार में परिवर्तन होता है विकास में, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन ये भी शारीरिक है, रूपरेखा में परिवर्तन, गुण और मात्रा में परिवर्तन जो है ये सब क्या है, मानसिक प्रक्रिया में आता है। तो दोनों चीज़ों में, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में, विकास जो है विकास के अंतर्गत आता है, कहने का मतलब ये है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं समाप्त होती है, जिसको कहते हैं निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, अवधारणा बनाना, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति अवधारणा बनाना किसके अंतर्गत आता है, बौद्धिक विकास में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, संवेगात्मक विकास में। तो 11 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बौद्धिक विकास में आता है। किसी भी चीज़ के प्रति अवधारणा बनाना कि ये कैसा हो सकता है, सही है गलत है, कैसे होगा, तो ये चीज़ अवधारणा होती है, और ये बौद्धिक विकास में से संबंधित है, मतलब बुद्धि के विकास से संबंधित है। यह मनुष्य की समस्याओं एवं समाधान की परिपक्वता समझ को विकसित करने में सहायता करती है। क्या करती है, मनुष्य की कैसी समस्या है और उसका समाधान की परिपक्वता को समझ को विकसित करने में ये आता है क्या, अवधारणा, ठीक है। और ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है, बताइए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास के चरणों में सबसे कठिन और जटिल कौन सी अवस्था है, तो शैशवावस्था है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि किशोरावस्था। याद करिए स्टेनले हॉल साहब को, ये तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, ठीक है, कौन, किशोरावस्था। तो स्टेनले हॉल साहब ने किशोरा को बड़े दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं, चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, कोई भी अछूता क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किशोरावस्था में क्रमिक विकास तथा त्वरित विकास के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। क्रमिक विकास भी होता है, ठीक है, और त्वरित विकास भी होता है, दोनों के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास का कौन सा अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास संबंधित किसके, बताइए, वो डी से संबंधित है कि किसी के संज्ञानात्मक, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक मतलब कि उससे बुद्धि से संबंधित और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, वो अध्ययन क्षेत्र में आएगा। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 13 का। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बाल विकास जो है मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाली जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं।
किसको कहते हैं? जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों कहते हैं, जो धीरे धीरे पर निर्भरता और अधिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। मतलब कि बच्चा जो है 2 वर्ष तक किस पे पूरी तरह जो है अपने माँ बाप पे निर्भर होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपने पे निर्भर होने लगता है, और 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष तक जो आज जब नौकरी पकड़ लेता है तो एकदम पूरी निर्भरता उसकी खत्म हो जाती है। मतलब कि क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी निर्भरता जो है खत्म होती जाती है। अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास क्या होता है भी जान लीजिए कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिकता के क्रमिक विकास को ही बाल विकास कहते हैं, जो क्या करता है, जो एक दूसरे से क्रमिक विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। किसी बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है? किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास के जो अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है, संख्याकी विधि है, या मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक विधि है? 14 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विकासात्मक विधि है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा है? विकासात्मक विधि है। विकासात्मक विधि में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक और सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, कि विविधता का सिद्धांत नहीं है, कि निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, कि विशिष्ट से सामान्य की क्रियाओं का सिद्धांत नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की क्रियाओं का सिद्धांत, ये सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता विकास के। कौन कौन सा आता है इसको देख लेते हैं। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, ये उसमें उल्टा दिया हुआ था, विशिष्ट से सामान्य दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलकार न बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत, और शारीरिक विभिन्न अंगों के विकास गति का भिन्नता का सिद्धांत। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। विकास एक प्रक्रिया है। ठीक है, खंडित प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है, अपूर्ण प्रक्रिया है। तो अब ऐसे प्रश्नों को तो देख के उड़ा देना चाहिए। ठीक है, बी, यानी कि विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, विकास में दोनों आता है, शारीरिक भी आता है, मानसिक भी आता है। शरीर जो है परिपक्वता के हिसाब से थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन मानसिक विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। स्किनर्स के अनुसार जो है विकास की प्रक्रियाओं का निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। स्किनर साहब क्या कहते हैं? स्किनर साहब ने विकास को प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत दिया है। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, स्किनर साहब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से चलना है आपको। चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, हृदय से पहले ही विकसित हो जाती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। किसके होता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, कि सिफाइलोकार्डल की वजह से होता है, कि प्रोक्सीमोडिस्टल की वजह से होता है, कि भाग से संपूर्ण तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित हो जाती है, और रियली में होती भी है। ठीक है, यह समीप्यता के प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। समीप्यता की प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। यह प्रवृत्ति वृद्धि तथा विकास के निकट से दूर की ओर क्रम के अनुसरण करता है। किसे करता है? निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस अनुवांशिकी विधि का प्रयोग किया जाता है? मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस अनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबवत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी, यानी कि क्षैतिज और लंबवत दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो मानव विकास के अध्ययन को करने के लिए क्षैतिज और लंबवत दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है, ध्यान रखिएगा सही क्रम कौन सा है। अंडाणु शुक्राणु ब्लोसिस्ट युग्मज, ठीक है, ब्लोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मज, ब्लोसिस्ट युग्मज अंडाणु शुक्राणु युग्मज ब्लोसिस्ट, ठीक है। तो 19 होगा, उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पहले अंडाणु होता है, अंडाणु में जाकर शुक्राणु मिलता है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, गर्भाधान वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि आपके सामने एकदम फिगर चलता जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, दिखेगा आपको, ठीक है। फिगर के साथ बताया गया है उसको, और जो है ये फार के इसमें जाके रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद युग्मज बनता है, और उसके बाद जो है ब्लोसिस्ट बनता है। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये जो है सही क्रम क्या है, पहले अंडाणु फिर आके शुक्राणु मिल जाता है, फिर युग्मज बनता है, फिर जो है ब्लोसिस्ट बनता है। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है, ठीक है। वो चैप्टर जाके देख लीजिएगा, गर्भाधान सब कुछ समझ में आ जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा पियाजे पे एक पूरा चैप्टर ही हम लिए हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चारों जो उसकी इनके स्टेज हैं, 4 चरण हैं, उनको जो है पूरी एकदम ढंग से रट जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी बता भी दे रहे हैं उसको, ठीक है। इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 20 का जो हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान रखिएगा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था कुछ नहीं होता है, बाकी सारे अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विचार के 4 चरण हैं, वो है संवेदनात्मक, गामक, इंद्रिय गामक अवस्था, जो 2 से वर्ष तक के बच्चे में होता है ये। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चे में होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होता है। ध्यान रखिएगा, इसको जो है बाल विकास की अवस्थाओं से जोड़ के मत पढ़िएगा, कन्फ्यूजन होगा। इसको अलग पढ़िएगा, उसको अलग पढ़िएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिन पियाजे पे पूरे एक चैप्टर लिए हैं जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, पूरा ये सब कुछ समझा दिया गया उसमें। एक और बात ध्यान रखिएगा आप कि जो भी ये चारों चरण हैं, इसको लाइन बाय लाइन और वर्ष के साथ याद कर लीजिएगा, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पियाजे साहब से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान में। तो कृपया करके शुरुआत कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन की घंटी को टंटना दीजिए, और ताकि जो भी आए हम वीडियो डालें आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।